सवाल है कि राजद्रोह कानून क्या है। क्या राजद्रोह कानून पर पूर्ण तरीके से रोक लगनी चाहिए, पूरी तरीके से रोक लग जानी चाहिए? क्या कड़ा कानून होना चाहिए? क्या और कड़ा कानून होना चाहिए? क्या राजद्रोह कानून का दुरुपयोग होता है इसलिए ये सब कुछ हुआ है? क्या राजद्रोह कानून का दुरुपयोग रोकना संभव है? अगर हो रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी में रोड़ा है क्या राजद्रोह कानून? और एक और सवाल यह है कि क्या शरारती तत्वों के खिलाफ ये बड़ा हथियार है? अगर ये नहीं रहा तो फिर और ज्यादा लोग इस तरह से चीजें करने लगेंगे जो परेशानी का सबब बनेंगे। और एक और सवाल, राजद्रोह कानून है क्या और किस तरह से इसको लाया गया था, इसकी वजह क्या रही? तो आपको बताते हैं कि राजद्रोह कानून क्या है और ये समझने की कोशिश करते हैं। राजद्रोह कानून है क्या? अगर बात की जाए राजद्रोह कानून की तो भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है, बोलता है, तो 124A के तहत केस दर्ज हो सकता है। 124A धारा के तहत सरकार विरोधी सामग्री का समर्थन करने पर भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो सकता है। राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करने पर भी इस धारा के तहत केस हो सकता है। अगर कोई शख्स देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में या अनजाने में जाने में संबंध रखता है तो भी धारा 124 के तहत केस हो सकता है। तो राजद्रोह को लेकर बहुत कुछ सुनने में आ रहा है और अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कब यह कानून बनाया गया? कब यह कानून बनाया गया? राजद्रोह कानून बना था ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के वक्त में, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। और अगर बात की जाए, इससे 1870 में लाया गया था। सरकार के प्रति डिसअफेक्शन रखने वालों के खिलाफ इसके तहत चार्ज लगता था। राजद्रोह के मामले में दोषी पाए जाने पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इस कानून की तो 1870 में आया था। बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ था और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के ऊपर इसी तरह से केस दर्ज किया गया था। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। अदालत ने इसके साथ ही केंद्र और राज्यों को राजद्रोह के नए केस दर्ज नहीं करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। राजद्रोह कानून, अंग्रेजों के जमाने का ये कानून हमेशा ही विवाद में रहा है। इस कानून को लेकर सवाल उठते ही रहे हैं और साल 2014 के बाद ये सवाल कुछ ज्यादा ही उठने लगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजद्रोह कानून यानी आईपीसी की धारा 124A के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ऐतिहासिक आदेश सामने आया। इस कानून पर पुनर्विचार किए जाने तक रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कानून पर दोबारा से विचार करने को कहा है और कहा है कि जब तक पुनर्विचार नहीं हो जाता तब तक इस कानून के तहत नए केस दर्ज न किया जाए। साथ ही जिन लोगों पर राजद्रोह की धारा लगी हुई है वो जमानत के लिए कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। इस कानून को लेकर लगाई गई याचिका के बारे में बात करें तो याचिकाकर्ता ने याचिका के जरिए कानून के दुरुपयोग की बात कही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। आरोप लगता था कि राजद्रोह का इस्तेमाल सियासी औजार करके किया जाता है। कई सरकारों ने इसे सियासी औजार समझा और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक आज अहम ऑर्डर पास किए कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती। दूसरी अहम बात आज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात इन प्रिंसिपल मान ली कि इस राजद्रोह का इस्तेमाल कई सरकारों ने गलत तरीके से किया है, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को दबोचने के लिए किया है और इसीलिए इसका मिसयूज अवॉइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स के सुझाव दिया है, जिसमें एक सुझाव ये भी है कि बिफोर रजिस्टरिंग एनी एफआईआर, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ फिरियाद राजद्रोह के दर्ज होने के पहले सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस की प्रायर परमिशन ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर आज पास की है, लेकिन सवाल यह है कि जिनके खिलाफ पहले से ही राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर हुआ उनके बारे में क्या है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट अपने अंतिम जजमेंट में सुना सकते हैं, क्योंकि वो केस टू केस वेरी होगी और राजद्रोह किस प्रकार आता है नहीं वो हर कोर्ट को डिसाइड करना होगा।
वहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई। केंद्र सरकार ने कहा कि राजद्रोह कानून की धारा 124A की वैधता पर फिर विचार किया जाएगा। इसकी समीक्षा किए जाने तक इस मामले में कोर्ट सुनवाई न करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस पक्ष को नहीं माना है और कानून पर रोक लगा दी। We have made our position very clear, and we also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know. But one thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court. But there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other. And also to practice our respect in letter and spirit. Whatever we say, whatever we do, we have to ensure that we respect the provisions of the Constitution of India as well as all the existing laws. वहीं राजनीतिक दलों की तरफ से भी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई है, वो भी सुन लेते हैं। ये बहुत सही कदम, सही रास्ते में कदम है। और क्योंकि हमारी मांग हर समय रही है कि धारा 124A को आप हटाइए। एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य में इस तरीके का कानून का कोई मतलब नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये कानून लाया गया है ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से अपनी देश की स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए। इसका कोई जगह आज़ाद भारत के अंदर नहीं है, इसको हटा दिया है। और इसीलिए ये जो तीनों कदम आज सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, हम समझते हैं कि सही रास्ते पे है। इस प्रकार से 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी गृह मंत्री बने, तब से सेडिशन लॉ का मिसयूज जिसको हम कह सकते हैं, दुरुपयोग जिस बड़े पैमाने पर हुआ है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जहाँ तक कि सेडिशन लॉ का सवाल है, सब लोग जानते हैं कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और उस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल अंग्रेज़ किया करते थे। लेकिन आज आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद अब उसका इस्तेमाल जिस प्रकार से वर्तमान सरकार कर रही है, वो किसी को भी बख्श नहीं रही है। इस पूरे मसले पर कुछ सवाल जवाब का दौर भी है, जिनमें सबसे पहला सवाल ये था कि राजद्रोह के केस में कितने लोग जेल में हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने बताया कि 13,000 लोग इस समय जेल में हैं। वहीं सवाल ये भी था कि सेक्शन 124A पर अब क्या वास्तविक स्थिति है। तो आपको बता दें कि कानून की लीगल वैधता खत्म नहीं हुई है, ये कानून पूर्ववत बना हुआ है। सवाल ये भी है कि राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार के लिए केंद्र के पास कितना समय है। तो मामले की सुनवाई अब जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि केंद्र को कम से कम जुलाई के तीसरे हफ्ते तक विचार करने का समय मिल गया है। कुल मिलाकर राजद्रोह के इस कानून के तहत अब अगली सुनवाई जब तक नहीं होती, तब तक इस मामले के तहत कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। देखना यह है कि अगली सुनवाई में सरकार की तरफ से इस मामले पर क्या दलील दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो राजद्रोह कानून पर समीक्षा होगी। अब समीक्षा के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, यह अलग बात है। और कितनी इससे राहत मिलेगी लोगों को, कितना बदलाव होगा, इसका भी अब इंतजार करना होगा। लेकिन आप सभी को शायद पता भी है और नहीं भी पता हो, 1870 में अंग्रेजों के वक्त में ब्रिटिश शासन काल में इस कानून को लाया गया। उस वक्त सरकार के खिलाफ जो भी गतिविधियां होती थीं, सरकार के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया जाता था। और 1897 में 1897 में बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ सबसे पहले इस कानून का इस्तेमाल किया गया। इस कानून के तहत 3 साल या फिर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, गैर जमानती इसमें यह कानून है। अब इसको लेकर बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। हर एक सरकार ने अपने तरीके से इसका इस्तेमाल किया, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। और बात यह भी आई, एक अहम पॉइंट यह भी है कि साल 2014 से 2019 तक एक रिपोर्ट के मुताबिक 559 केस दर्ज हुए हैं राजद्रोह कानून के तहत। उनमें से आखिरकार 10 लोगों पर दोष सिद्ध हुए और तब से इसकी बहस चल रही है कि इसका इस्तेमाल राजनीतिक द्वेष के लिए किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी कि इस कानून के तहत फिलहाल जुलाई तक अभी कोई भी, जब तक अगली सुनवाई होगी,
कोई केस दर्ज नहीं होगा किसी पर, और जो लोग इस कानून के तहत जेलों में बंद हैं वो जमानत की अर्जी दे सकते हैं। तो देखना होगा कि कितना ज्यादा इसको लेकर अब आने वाले वक्त में चीजें और चर्चा का विषय बनती हैं।